अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी की जो है जीएस की 1 से 1000 प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप काफ़ी टाइप के पढ़ चुके हैं, जैसे भारत का इतिहास में जो है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और उसके अलावा आप भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, ये सारी टाइप के आप पढ़ चुके हैं। और जीएस में ही आपकी सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो जिसमें सबसे पहले भौतिकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आपके सामने लाया जा रहा है। और आज ये इसका दूसरा वीडियो है साइंस का, तो और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीओ एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल, पेट, कृषि प्राप्तिक सहायक, कोई भी भर्ती परीक्षा हो यूपी ट्रिपल एससी की, सभी में जीएस क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है सभी के लिए मददगार साबित होगी। चलिए ज़्यादा डिले न करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको भाई ये बता दें कि अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, जिससे आप सभी वीडियो प्लेलिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ विद्युत का जो है या बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो अभ्रक या माइका। ठीक है, अभ्रक या माइका बिजली का तो एक कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। ठीक है ना। कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसको आप याद रखिए। विद्युत चालकता कोट जो है 10⁻10 से 10⁻22 ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स कोट की होती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है? तो पास्कल जो है दाब का मात्रक है। उसके अलावा दाब को और भी आपको बताते चलें कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल को न्यूटन में मापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में। तो इसका वैसे जो एमकेएस पद्धति का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसके अलावा पास्कल भी इसका मात्रक है, बार है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, और ब्लेज पास्कल ने ही दाब के पास्कल का नियम दिया था, और इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा भी गया है। इसको भी याद रखिए। अगला देखते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी अन्य रंगों के संयोग से नहीं बनते हैं, वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और प्रकृति में 3 ही प्राथमिक रंग हैं, नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो मोटर गाड़ियों में जो है साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। इसके अलावा आप याद रखिए, सोडियम परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूछा गया है कि सोडियम परावर्तक लैंप में कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बर्फ़ की लेटेंट हीट जो है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और ये भी याद रखिए, वाष्प की भाप जिसे कहते हैं, भाप की गुप्त ऊष्मा पूछी जाए तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम, इसको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष संबंधित है। तो निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है? दूर की वस्तुओं का न दिखना। एक्चुअल में जो नाम है जैसे निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो नेत्र का ऐसा दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अगला है दूर दृष्टि दोष। तो नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, वो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और इनमें आप ये याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु गायब हो जाता है और दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु गायब हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसी स्थान की जो है आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर, किस यंत्र का? हाइग्रोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ आप जान लीजिए, जैसे पायरोमीटर है। तो पायरोमीटर जो है सतह का तापमान मापने के लिए, अगर वहीं एक द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापना हो तो हाइड्रोमीटर आप यूज़ करेंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का वेग जो है लगभग प्रकाश के वेग के समान होता है। और आपको पता ही होगा प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? एफएम प्रसारण बैंड जो है वीएचएफ या वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, वीएचएफ का फुल फॉर्म क्या है? वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के बीच होता है। एफएम का प्रसारण वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के बीच होता है और इसकी रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच। ठीक है ना? अगला है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब तो ये पुराना क्वेश्चन नहीं, पुरानी बात है। टेप रिकॉर्डर अब तो गायब हो गए हैं। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप रिकॉर्डर में टेप की जो चाल होती है वो 4.76 मीटर प्रति सेकंड होती है। 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड या 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला है सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? हालांकि क्वेश्चन जब वहाँ आया था आपको पिछले वीडियो में, तो वहाँ भी बताए थे कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट जो है मैक है। ठीक है ना? सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई मैक है। मैक का आपको फार्मूला भी बताए थे कि माध्यम में वस्तु की चाल बटे माध्यम में ध्वनि की चाल। और ये भी आपको बता चुका हूँ कि जब मैक संख्या का मान 1 हो तो वस्तु की गति ध्वनि की गति के समान हो जाती है, और मैक संख्या 1.35 हो तो इसका अर्थ है कि ध्वनि की गति से 35% अधिक हो गई। मिस जितना बढ़ता जाएगा वो सुपरसोनिक की ओर अग्रसर। नेक्स्ट है
ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप 118.8 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 118.8 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर। जान लीजिए अभी कि क्रांतिक ताप जो है वह अवस्था है जिसके नीचे गैसों को दाब द्वारा द्रव में नहीं बदला जा सकता। ठीक है ना, इसके नीचे गैसें जो है द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जो है वो टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। ठीक है ना, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। हालांकि ये भी क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ, समतल दर्पण जहाँ आया था, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हमेशा दर्पण जो है अपनी लंबाई के जस्ट दुगनी लंबाई की वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दे देता है। मीन्स व्यक्ति की ऊंचाई जितनी होगी उसकी आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए, तो वो पूरा प्रतिबिंब दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो ट्रांसफार्मर की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी और वास्तव में यह जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा मीन्स अल्टरनेटिव करंट के विद्युत वाहक बल या वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है, या कहिए निम्न विभव की अल्टरनेटिव करंट को उच्च विभव की मीन्स हाई वोल्टेज की अल्टरनेटिव करंट में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का नियम फैराडे मीन्स माइकल फैराडे ने ही दिया था। अगला है, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु विद्युत का बुरा? ये भी क्वेश्चन देखिए अभी दूसरे रूप में थोड़ा सा आया था, है वही चीज़। वहाँ था कि विद्युत का कुचालक है और ताप का सुचालक है, तो वही क्वेश्चन है, जान लीजिए रिपीट करके पूछा गया है आयोग में ये। तो अब्रक या माइका, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्रक जो है ताप का अच्छा सुचालक है परंतु विद्युत का जो है कुचालक। और आपको एक चीज़ बता दें, चांदी जो होती है, अगर चांदी आ जाए, विद्युत का ये सर्वोत्तम चालक है चांदी। ठीक है, अगला, कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य अदिश राशि है। ठीक है, कार्य अदिश राशि है। आपको कुछ एक ट्रिक बता दें, दो दृश्यता काऊ विविधा कोण आदि अदिश है। दो दृश्यता काऊ विविधा कोण आदि अदिश है। दो से दूरी, द्र से द्रव्यमान, सचता, स से समय, च से चाल, ता से ताप, का से कार्य, ऊ से ऊर्जा, ऊ से ऊष्मा, बी से विभव, विद्युत धारा, विधा विद्युत धारा, कोण जितने भी चाहे कोण हो, कोण किसी भी प्रकार के, चाहे घन कोण हो चाहे कोण हो, सभी अदिश। ठीक है ना, त्वरण बल विस्था आवेश संवेग आदि सदिश हैं। त्वरण बल वेग विस्थापन माने जितने भी प्रकार के वेग होते, चाहे आवेग संवेग कुछ भी हो, सब सदिश राशियां होती हैं। इसको याद रखेंगे तो आपको सदिश और अदिश पहचानने में मदद होगी। ठीक है, अगला है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है?
तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण संचायक सेलों द्वारा किया जाता है। संचायक सेल कौन होते हैं? जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो संचायक सेल होते हैं। और ये एक युक्ति होती है कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ठीक है। और सामान्य उपयोग में आने वाली जो बैटरियां हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। एक जो है लेड अम्ल संचायक सेल होता है, दूसरा क्षारीय संचायक सेल होता है। और क्षारीय संचायक सेल को विद्युत सेल के रूप में भी जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइथोमीटर। कौन सा? फाइथोमीटर। कहीं कहीं फाइथोमीटर करके लिखा रहेगा, एक ही चीज़ है, FATHOMETER, फाइथोमीटर। मीन्स फाइथोमीटर द्वारा सागर की गहराई मापी जाती है, ठीक है। और अगर कभी पूछ ले गैस की मात्रा की माप किससे करते हैं, तो यूडियोमीटर। यूडियोमीटर द्वारा गैस की मात्रा मापते हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे। तो सूर्य छतरी के लिए जो है शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला रंग सर्वोत्तम होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य से आने वाली किरणों को पूर्णतः परावर्तित कर देगी और जिससे कम धूप का आभास होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, आपको निकट दृष्टि दोष की परिभाषा बताई जा चुकी है कि इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती पर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, इसमें दूर बिंदु गायब हो जाता है। तो इसके लिए हमें अवतल लेंस से बने चश्मे पहनने चाहिए, चाहे अवतल लेंस नेत्र में लगवा लेना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करना चाहिए? तो दूरदृष्टि दोष की भी डिफिनीशन आपको बता चुके हैं कि इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, मीन्स इसमें आँख का निकट बिंदु गायब हो जाता है। तो हमें उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगला है, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा लिखा है, ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो पायरेक्स कांच, ठीक है। पायरेक्स कांच मीन्स ऊष्मा है भैया, न तो आप ये ऊष्मा, ठीक है। कौन सा कांच? तो पायरेक्स कांच। और इसे बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं, भी याद रखिएगा। पायरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। पायरेक्स कांच की रासायनिक चिरस्थायित्व या तापीय प्रधान प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन आप जानते हैं बल की इकाई है, बल का मात्रक है, ठीक है। इसके अलावा भी बल के मात्रक हैं, डाइन है, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति का। नेक्स्ट है, बार किसकी इकाई है? तो अभी इसके पहले मैं टिप्पणी कर चुका हूँ। बार जो है दाब की इकाई है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, आपको भी बताया था। बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है और एक बार बराबर होता है 10 घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना।
एक क्वेश्चन देखिए बहुत ही पूछा जाता है कि जब जल जमता है, ठीक है, फ्रीज होता है, तो उसके घनत्व पर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैसे जब जल जमता है, फ्रीज होता है, तो उसका घनत्व घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसी ढंग से क्वेश्चन और कहीं पूछा गया है कि मोम हुआ, घी हुआ, अगर ये पिघल रहे हैं तब इनके घनत्व पर क्या प्रभाव। कोई चीज़ पिघल रही है तो उसका घनत्व बढ़ेगा, जम रहा है तो याद रखिएगा घटेगा। एक क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक रंग कौन से, तो यहाँ है मुख्य रंग कौन कौन से। जो प्राथमिक है वही मुख्य रंग हैं। तो प्राथमिक रंग या मुख्य रंग लाल, हरा, नीला, तीन ही होते हैं। अगला है किस प्रकार का जल विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो समुद्री जल जो होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, ठीक है। समुद्री जल में चूँकि विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं और जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मदद करते हैं, ठीक है ना। जबकि आसुत जल अगर पूछ लिया जाए तो आसुत जल जो है वो विद्युत का कुचालक होगा, भी याद रखिएगा। अगला है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं। कितना? 500 सेकंड, ठीक है ना। सूर्य आकाशगंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से सामान्य तारा है। सूर्य जो है आकाशगंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से सामान्य तारा है और जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड या 496.6 सेकंड, लगभग आप 500 भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट पूछेगा तो आप देखिए, सभी ऑप्शन माइंड में रखिए। 8 मिनट 16.6 सेकंड या 496.6 सेकंड और लगभग में देगा तो 500 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। तो विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नरम लोहे से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। लोहे से बने जो चुंबक होते हैं अस्थायी, लोहे से बने चुंबक अस्थायी होते हैं, जबकि इस्पात से बने चुंबक अस्थायी चुंबक होते हैं। जो चुंबक इस्पात से बनते हैं वो अस्थायी होते हैं और जो लोहे से बनते हैं वो अस्थायी होते हैं। अगला है कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। तो कार्य तथा ऊर्जा दोनों की इकाई जूल होती है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो दिखाई पड़ता है। तो ये काला दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा उसको जान लेते हैं कि कोई वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को उत्सर्जित करती है। कोई भी वस्तु हमें उस रंग की दिखाई देती है जो रंग वह उत्सर्जित करती है। यदि वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है। एक्चुअल में लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो काला दिखाई देता है। कारण क्या है कि लाल रंग फिल्टर में अवशोषित हो जाता है और लाल, हरा, नीला मुख्य रंग है, जिनके कारण मिश्रण रंग जो है अन्य रंग प्राप्त किए जाते हैं मिश्रण से, ठीक है ना। चलिए, वायु, जल, हीरा तथा कांच में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है,
हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वायु का अपवर्तनांक आपको बता दें 1.001 होता है। वहीं जल का आप याद रखिए 1.33 और कांच का 1.5 और हीरा का 2.4 होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। तो नदी का जो बहता हुआ जल है वह गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। ठीक है ना, बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है द्रव की आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये तो अभी आपको पीछे बता चुके हैं, हाइड्रोमीटर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है ना, हाइड्रोमीटर। और देखिए हाइड्रो है और हाइग्रो है। हाइड्रो जो है आपेक्षिक घनत्व और हाइग्रोमीटर आ जाए तो वायुमंडल की आर्द्रता। बैरोमीटर वायुमंडल दाब, थर्मामीटर ताप के लिए, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन है भी कि वायुमंडल वायुदाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का। अगला है जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता भी होगा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है या कुछ कमी का आभास होता है। भार में जो ये आभासी कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला है टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। और इन्होंने बताया कि टूट कर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। टूट कर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। नेक्स्ट है टर्मिनल डॉपलर रडार, टीडीआर। टर्मिनल डॉपलर रडार, टीडीआर, ठीक है, किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। एक्चुअल में टीडीआर का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में किया जाता है। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। और भी कुछ चीज़ें आपको बता दें, भूकंप की माप करनी हो तो सिस्मोग्राफ द्वारा, गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन या जल के अंदर संचार करना, जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाना, तो इसके लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका, सोनार का। अगला है प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। तो प्रकाश वोल्टीय सेल एक सौर सेल होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी है कि विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो वास्तव में विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का सर्वाधिक हिस्सा है। मौके पर जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें ताप विद्युत का ज़्यादा है, जल विद्युत का दूसरे नंबर पर है और परमाणु ऊर्जा का तीसरे नंबर पर है, भी याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ताप नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर जल विद्युत से, नंबर 3 जो है परमाणु। ठीक है ना। तो ये रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक अब अगला जो जनरल साइंस का माने सामान्य विज्ञान का होगा वो रसायन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, फिजिक्स के 2 वीडियो रहे, इतना पढ़ लीजिए। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही है। और प्लीज़ ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई बात हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बता दें कि UPSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी हो, चाहे BDO BPO कोई भी हो, लेखपाल, सभी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट भी आपको तत्काल प्रभाव से इस चैनल पर मिल जाएगी। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलेगी, उसमें इफ बट का कोई सवाल नहीं होगा। और पिछले वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।